हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं प्रेम सिंह गिल श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी द्वारा संचालित हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं चोल इतिहास। आज की इस वीडियो को मैंने कुछ नए अंदाज में पेश करने का प्रयास किया है। आप लोग रिप्लाई करना भी आपको कैसा लगा। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड की जो इतिहास की किताब है उसमें दूसरे चैप्टर का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है चोल इतिहास। इसको हम पढ़ेंगे तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर केवल इस पुस्तक को देख पाएंगे और मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको, सुनिए आप। चोल प्रशासन, कला व साहित्य है जो हमारा आज का टॉपिक है। चोलों के विषय में जानकारी का जो पहला स्रोत है वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। इस विषय के बारे में जानकारी किन स्रोतों में इन्होंने दिया है? कात्यायन कृत वर्तिका। कृत का मतलब होता है लिखा गया, कात्यायन के द्वारा, राइटर कात्यायन है और ग्रंथ का नाम है वर्तिका। तो वर्तिका से हमें जानकारी मिलती है, महाभारत से मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है। टॉलमी, ये टॉलमी जो है यूनानी लेखक है वे। इसने जो ग्रंथ लिखा है अपना ज्योग्राफिया के नाम से ग्रंथ लिखा था, जिसमें भारत और रोम के मध्य जो व्यापार है उसके बारे में, व्यापारिक मार्गों के बारे में और पूरा डिटेल से ये सारे बंदरगाहों, नगरों, किन वस्तुओं का आयात होता है, निर्यात होता है, पूरा लंबा चौड़ा जिक्र इसने किया है भी। तो विदेशी इतिहासकार है टॉलमी। इससे भी हमें पता चलता है चोलों के बारे में, क्योंकि ये भारत और रोम के व्यापार की बात कर रहा है तो वहाँ ये चोल कालीन कुछ बंदरगाहों का, प्रमुख नगरों का और उनसे किन चीज़ों का निर्यात हो रहा है रोम को, उनका जिक्र करता है। तो इस प्रकार यहाँ चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। दरअसल प्राचीन काल में लगभग पहली दूसरी शताब्दी में दक्षिणी भारत में 3 संगम हुए। संगम का अर्थ है सम्मेलन। तमिल कवियों के, तमिल विद्वानों के, तमिल कवियों के 3 सम्मेलन दक्षिणी भारत में पहली से दूसरी शताब्दी के दौरान हुए। उन सम्मेलनों में तमिल साहित्य का सृजन किया गया, तमिल साहित्य को इकट्ठा किया गया, लिखा गया और फिर उसको पब्लिश किया, मतलब पांडुलिपियाँ उसकी तैयार की गई। तो तीनों संगमों के दौरान बहुत सारा साहित्य लिखा गया। जो भी ग्रंथ हमें संगम टाइम के उपलब्ध हैं उनको हम संगम साहित्य कह देते हैं। तो संगम साहित्य से हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि संगम साहित्य में मुख्यतः 3 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है: चोल वंश, चेर वंश और पांड्या वंश। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, पृथक कलिंग अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उनका हमें, उससे भी उसमें वो पड़ोसी राज्यों की बात करता है। अब चूंकि मौर्यों का जो राज्य है वो उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था, सुदूर दक्षिण में नहीं था भी। मतलब आधुनिक तमिलनाडु और केरल का जो इलाका है वो मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तो वो भी अपने पड़ोसियों में चोल, चेर और पांड्यों की बात करता है। तो प्राचीन जो चोल साम्राज्य है ये पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी तक महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर बीच में विलुप्त हो जाता है। फिर दोबारा हम इसको जो है 9वीं शताब्दी से पढ़ेंगे। लोकेशन बता रहा है ये चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिरापल्ली व तंजौर तक विस्तृत था। ये सारा इलाका जो है आधुनिक तमिलनाडु जो है वो आ गया है। साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। राजकीय चिन्ह इनका बाघ था। इनका बाघ था, पांड्या था उनका मछली था, चेर थे उनका धनुष्मान था। हमें खैर केवल चोल पढ़ने हैं तो बाघ आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, प्रमुख शासक
दो शासकों की हम बात करेंगे। पहले हैं उर्वपहरे इलंजेत चेन्नी। ये पहले शासक हैं चोलों के। इन्होंने अपनी राजधानी उरेयूर में स्थापित की। वह युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। केवल इतना ही इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे शासक आ जाते हैं करिकाल। यह प्रारंभिक चोलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है और दो महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में इनके हम बात करेंगे। पहला तो वणी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया, प्रसिद्धि प्राप्त की। और दूसरा जो है वह रंदलई के 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया है इन्होंने, उसके बारे में। दूसरा वह रंदलई के 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पत्तन, जिसको हम कावेरी पट्टनम कहते हैं आज के टाइम में, उसकी स्थापना की। शक्तिशाली नौसेना रखने वाला ये सबसे पराक्रमी शासक था। संगम युग का सबसे महान शासक था। पट्टिनपाले कृति के उल्लेख के आधार पर करिकाल ने उरेयूर को अपनी राजधानी बताया। ये एक फेमस ग्रंथ है भी, पट्टिनपाले संगमकालीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ से इनके बाद करिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। युद्ध क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई और संगम साहित्य में अनेक कविताओं की रचना इनकी प्रशंसा में हुई है। ईसा की 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था। अब ये बात आप थोड़ी समझना, जो हमने प्रारंभ के चोल इतिहास की बात की है, प्रथम शासक हमने इर्वपहरे इलंजेत चेन्नी लिया है। दूसरा शासक हमने करिकाल लिया। ये कोई दूसरे नंबर पर नहीं है करिकाल, हमने दूसरा महत्वपूर्ण शासक करिकाल लिया है। ये 2 फेमस हुए संगमकालीन, इसको हम संगमकालीन चोल वंश कह सकते हैं। हालांकि इसकी स्थापना संगम काल से पहले हो गई। संगम के टाइम तो जो है करिकाल है, क्योंकि करिकाल की प्रशंसा संगम साहित्य में की गई है। लेकिन फिर 3री शताब्दी तक आते आते जो चोल साम्राज्य है वो एक तरह से हम कह सकते हैं, नष्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि नष्ट हो गया तो फिर 9वीं शताब्दी में दोबारा खड़ा हो जाता है। एक तरह से हो सकता है भी पांड्यों के या चेर शासकों के अधीनता में आ गया है। उनके अधीनता में आने की वजह से हमें कोई भी जानकारी 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चोलों के बारे में प्राप्त नहीं होती है। 9वीं शताब्दी के मध्य में दोबारा चोल नरेश विजयालय द्वारा पल्लवों के अवशेष पर चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया गया। पल्लव एक चौथी शक्ति की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत में लंबे समय तक पल्लवों का शासन रहा भी, तो पल्लवों को पराजित करके हो सकता है संभवतः इनके सामंत पहले पल्लवों के रहे जो विजयालय थे, और बाद में इन्होंने पल्लवों को पराजित करके और चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया। इसी वजह से हम विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। पहला संस्थापक हम किसको कहेंगे? इर्वपहरे इलंजेत चेन्नी को, और दूसरा विजयालय को। यह चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा, 300 साल तक। ये वो शक्तिशाली चोल साम्राज्य है जिसको कहते हैं भी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो है इसी चोल साम्राज्य की देन है। और बंगाल की खाड़ी को हम चोल झील कहते हैं 9वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान, वो इसी शक्तिशाली चोल साम्राज्य के टाइम में कहते हैं। 2 किश्तों में हमने इसको पढ़ा है। जो 3री शताब्दी तक का था वो हम पढ़ चुके हैं। 2 ही शासक हमने उसमें पढ़े हैं, इलंजेत चेन्नी और करिकाल। दूसरा अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे 9वीं से 12वीं शताब्दी वाला। पहला शासक विजयालय, टाइम पीरियड है इनका 850 ईस्वी से 875 ईस्वी। 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान विजयालय ने किया, और ये चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक है। पांड्य शासकों से तंजौर छीनकर उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। बस इतना इनका योगदान है। दूसरे नंबर पर हम लेंगे आदित्य प्रथम, 875 से 907 ईस्वी तक है। आपको इनका टाइम याद नहीं रहे भले, लेकिन आपने
नोट्स में वंश वृक्ष जरूर बनाने हैं इनके। 2 नाम संगम कालीन के लिख लिए। फिर इसके बाद विजयालय के बाद आ गया हमारे पास आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद हमारे पास आ जाएगा राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम, फिर राजाधिराज प्रथम, और फिर उसके बाद राजेंद्र द्वितीय, और फिर कुलोत्तुंग करके यूं आपने पूरा वंश वृक्ष एक पेज पे बना लेना, ताकि आपको क्रम से शासकों के नाम याद हो जाएंगे। आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, और आदित्य प्रथम ने अपनी साम्राज्य की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अब भाई ये अपराजित पल्लव शासक का नाम है। अभी पल्लव वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसके अंतिम शासक का नाम हमें मिल रहा है अपराजित। लेकिन इस अपराजित नाम वाले शासक को किसने हराया है, किसने पराजित किया है? आदित्य प्रथम ने, और उसकी हत्या कर दी, और पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त उसने पांड्यों व कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया। पांड्या तो बिल्कुल सुदूर दक्षिण में इनका राज्य पड़ जाता है, केरल वाली साइड में नीचे, और कलिंग आपको पता ही है उड़ीसा का जो इलाका है उसको। आदित्य प्रथम के पश्चात पराकांत प्रथम शासक बना, और पांड्या नरेश राजसिंह द्वितीय को परास्त कर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया है। अब हम आदित्य के बाद शासक हमारे पास कौन सा आ गया है? पराकांत प्रथम, और मदुरै कोंड की उपाधि धारण किए हुए। ये उपाधियां आपको चोल इतिहास में खूब मिलेंगी। मदुरै कोंड, गंग कोंड। कोंड का मतलब है विजेता, जीतने वाला। तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की है, अर्थात मदुरा को जो राजधानी थी पांड्यों की उसको जीतने वाला। पांड्य जो वंश था उनकी राजधानी थी मदुरै, तो मदुरै को जीता है, तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की है। पराकांत प्रथम के पश्चात अरिमोली वर्मन अथवा राजराज प्रथम प्रसिद्ध चोल शासक हुआ। अभी अरिमोली वर्मन की ही उपाधि है राजराज। राजराज प्रथम के शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष रहे। इसने अपने दादा जो है पराकांत प्रथम की लोह एवं रक्त की जो नीति है उसको अपनाया, राजराज की उपाधि धारण की, और अपने शासन के 9वें वर्ष में सामरिक अभियान किया। चोल सत्ता के पुनर्धारक राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान किए। अब देखो, हमने राजराज प्रथम का टाइम पीरियड लिया है 985 से, और पराकांत प्रथम का टाइम 907 से 935, और पराकांत 35 के बाद 85 में सीधा हमने राजराज प्रथम लिया है। अब 35 में चला जाएगा पराकांत प्रथम, तो इसका मतलब बीच में जो शासक हुए हैं वो कमजोर शासक हुए हैं वे। और फिर राजराज प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ है, इसने दोबारा से पुनरुद्धार किया है चोल सत्ता का। बड़े पैमाने पर अभियान किए। दक्षिण के पांड्यों, चेर व पश्चिमी गंगों, ये जो गंग शासक हैं मुख्यतः जो बंगाल में शासन करेंगे उनको पूर्वी गंग कहेंगे, और जो पश्चिमी साइड में शासन करेंगे उनको पश्चिमी गंग कह देंगे हम। तो पश्चिमी गंगों उत्तर में कलिंग तक, उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को विजित किया। तो आप कह सकते हो भी इनका जो शासन है वो उड़ीसा से शुरू होके और दक्षिण में श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका तक चला जाता है, और मालदीव तक को विजित किया है राजराज प्रथम ने। इस अभियान के अंतर्गत सबसे पहले उसने पांड्या, चेर एवं श्रीलंका के शासकों ने त्रिगुट का निर्माण किया है। एक चेर शासक केरल में जो रह जाते हैं, बिल्कुल सुदूर दक्षिण नीचे जो रामेश्वर वाली साइड में है, उधर पांड्यों का राज्य रह जाता है छोटा सा। और फिर श्रीलंका के इन तीनों ने एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया था। इसको नष्ट करने के लिए चेर शासक भास्कर वर्मन को पराजित किया सबसे पहले, और फिर दोबारा जो है राजराज ने पांड्या शासक अमर भुजंग को पराजित किया है। मदुरा पर अपना अधिकार कर लिया। पांड्या राज्य पर अधिकार करने के बाद राजराज ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को, इसका नाम आप ध्यान रख लेना। हम राजराज प्रथम के साथ युद्ध भी पढ़ेंगे और राजेंद्र प्रथम के साथ भी युद्ध पढ़ेंगे महेंद्र पंचम का। इसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया, और जो प्रदेश इन्होंने जीते
उत्तरी श्रीलंका में, उनका नाम इन्होंने मामुंडी चोल मंडलम रखा है एवं पोलोनरुवा को उसकी राजधानी बनाया। और इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध धारण किया। विरुद्ध धारण करने का मतलब है उपाधि धारण की है जगन्नाथ की। पोलोनरुवा का नया नाम जगजाथ मंगलम रखा गया है। जिस जगह को राजधानी बनाया श्रीलंका में अपने जीते हुए प्रदेशों की, पोलोनरुवा को उसका नाम जगजाथ मंगलम रखा है जगन्नाथ की उपाधि के आधार पर। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में जो है मालदीव को विजित किया, प्रशासनिक सुधार किए, भूमि का सर्वेक्षण करवाया और खास बात स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया भी। हमें एक अभिलेख मिलता है जिससे हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है राजराज प्रथम का। वह धर्म सहिष्णु शासक था, कला और विद्वता का संरक्षक था। नागपट्टनम में उसने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी और तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया। ये बात भी आपने अच्छे से याद रखनी है। तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया है? राजराज प्रथम ने। इसी राजराजेश्वर के मंदिर को हम वृद्धेश्वर मंदिर भी कह देते हैं। भी आपकी बुक के जो है पेज नंबर 37 पर इसकी स्नैप भी दी हुई है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक जो आ जाएगा 1014 में राजेंद्र प्रथम, 1014 से 1044 ईस्वी। राजराज प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी है राजेंद्र प्रथम और 1014 में राज सिंहासन पर बैठा है। इसकी उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी हमें दो अभिलेखों से मिलती है, तिरुवालगाडू एवं तरंगदाई अभिलेखों से हमें इसके बारे में। थोड़े मुश्किल नाम है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, लिख के याद कर ले में। तिरुवालगाडू एवं करंदाई अभिलेखों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने भी बड़े पैमाने पर विजय अभियान किए। राजेंद्र प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए हैं चोलों में भी। इन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया। आप देखो ये पूर्वी पश्चिमी, जब पश्चिमी आ गया तो इसका मतलब पूर्व में भी चालुक्य है। तो पश्चिमी चालुक्यों को महाराष्ट्र साइड जिनका राज्य था उनको पराजित किया है। पांड्यों को, चेरों को भी पराजित किया। इसके बाद 1017 ईस्वी में इन्होंने सिंहासनारूढ़ होने के 3 वर्ष बाद ही पूरी की पूरी श्रीलंका को ही इन्होंने पराजित कर दिया है। वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को हरा के और पूरी श्रीलंका पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हाथी सेना का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उत्तर पूर्वी इलाके में हम लेंगे यहाँ पर बंगाल और बिहार का जो इलाका है जहाँ पर गंग शासकों का शासन था, वहाँ इन्होंने अभियान किया है। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों में उसकी सेनाओं ने उत्तरी भारत में बंगाल के गांगाई क्षेत्र तक विजय अभियान किए। गंग शासक हैं और गंगा नदी तक विजय अभियान किए हैं। गंगा नदी का कहते हैं पानी पिया है राजेंद्र प्रथम के घोड़ों ने। कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुकाम मरनव को पराजित किया है। पूर्वी गंग शासक, इनका शासन वर्तमान उड़ीसा में है, मधुकाम अर्नव नाम मिलता है, इनको पराजित किया। और पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया भी। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की है भी। गंगे कोंड का मतलब है गंगा को जीतने वाला, चोल इनकी जाति है, साथ लगाया जो इन्होंने गोत्र अपना, तो गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और एक कावेरी नदी के तट पर नई राजधानी बनाई है गंगे कोंड चोलपुरम नाम से भी। और वहाँ एक मंदिर का भी निर्माण करवाया है, एक तालाब का निर्माण करवाया है, चोल गंगम नाम का जो तालाब है। ऐसा हमें डिटेल इतिहास से पता चलता है भी जब राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया, तो पराजित करने के बाद अब उसकी योजना है भी वो अपनी राजधानी के समीप एक तालाब का निर्माण करना चाहता है जिसका नाम हमने चोल गंगम पढ़ावे। तो उसके लिए गंगा जल ले जाना चाहता है। तो उसने पाल शासक महिपाल और उसकी समस्त सेना जो जिसने आत्मसमर्पण किया था राजेंद्र प्रथम के सामने,
उन सबको एक एक मटका कहते हैं उनके सिर के ऊपर रखवाया है। गंगा जी से उन मटकों में पानी भरा गया और फिर महिपाल आगे आगे चल रहा है और पूरी सेना को पीछे ले जाके और वो गंगा जल जो है गंगा नदी से पैदल लेके गया है इस पूरे कारवां को वो। और जो नई राजधानी उसने गंगैकोंड चोलपुरम बसाई है, इसके समीप जो तालाब चोलगंगम के नाम से बनाया है, तो उस तालाब में जाके वो पानी गंगा जी का लेके गया है वो, ऐसा हमें पता चलता है। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र शासक है भी विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया भाई। अब ये शासक कहाँ का है? ये जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप जो हैं वर्तमान समय में जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड का जो इलाका है, इन प्रायद्वीपों को विजित किया है, विजय किया है राजेंद्र प्रथम ने। कितनी शक्तिशाली नौसेना रही होगी भी। दक्षिण पूर्व के इन देशों में जो शैलेंद्र वंश का शासन है, वहाँ के शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया है। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से दक्षिणी प्रदेश छीने, चेरों की सत्ता उखाड़ दी, समाप्त कर दी पूरी तरह से। उसकी नौसेना ने सिंहल द्वीप, बंगाल की खाड़ी को पार करके जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की और एक विस्तृत चोल साम्राज्य की स्थापना की। वृहत्तर भारत की जो हम आज कल्पना करते हैं, जो संकल्पना वृहत्तर भारत की है, उसको मूर्त रूप दिया है राजेंद्र प्रथम ने और भारत की सीमाओं को जावा, सुमात्रा तक बढ़ा के ले गया है। राजेंद्र प्रथम कला, साहित्य एवं शिक्षा का भी संरक्षक था। उसने एक वैदिक महाविद्यालय की भी स्थापना की और चीन से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसके लिए चीन में उसने दूत मंडल भेजे हैं। चीन के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए ही उसने जो है बंगाल की खाड़ी को पार करके इन द्वीपों पर विजय हासिल की है। इस टाइम पीरियड के दौरान बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाता था और चीन से जितना व्यापार भारत का या दक्षिणी पूर्वी देशों का होता था, उस समस्त व्यापार पर चोलों का एकाधिकार था। राजा, नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम के बाद ये उनका पुत्र है राजाधिराज प्रथम, जो चोल सिंहासन पर बैठा है। इसने तात्कालिक चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित किया और उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की है। देखो ये इनकी उपाधि क्या मिल रही है हमें, विजय राजेंद्र। और राजेंद्र प्रथम की क्या मिल रही थी? राजेंद्र प्रथम उसने हराया है गंगा नदी के शासकों को, तो गंगकोंड चोल की उपाधि हमें मिली है अभी उनकी। तो इनकी उपाधि विजय राजेंद्र की है। 1052 में कोप्पम के युद्ध में लड़ते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बुक में अंडरलाइन करना, नोट्स में लिखना इसको। 1052 ईस्वी में कोप्पम के युद्ध में लड़ते हुए राजाधिराज की मृत्यु होगी। उसी युद्ध में राजाधिराज के साथ इसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय भी लड़ रहा था। उसने युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया है और फिर उस युद्ध को जारी रखा और उस युद्ध में विजय हासिल की हुई। इसके पश्चात वीर राजेंद्र शासक बना है और उसने पश्चिमी चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित किया और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की है। 1070 ईस्वी में अधिराजेंद्र, ये वो शासक है अधिराजेंद्र जिनकी हत्या उनकी खुद के राज्य में एक जन विद्रोह हुआ, लोगों ने विद्रोह किया और अधिराजेंद्र को राज सिंहासन से उतार के सड़क पर ले गए हैं और कहा जाता है भी लोगों ने पीट पीट के उनकी हत्या कर दी। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय शासक बना है जिनका नाम हमें कुलोतुंग प्रथम मिलता है। राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग के नाम से शासक बना है। चोल लेखों में कुलोतुंग को शुंगमत वृत्त की उपाधि दी गई है। शुंगमत वृत्त का अर्थ है करों को हटाने वाला। अब यहाँ एक बात स्पष्ट होती है भी, जहाँ चोल शासक विजय राजेंद्र की उपाधि धारण कर रहे हैं, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण कर रहे हैं,
मधुराकोंड की उपाधि धारण कर रहे हैं, राजराज की उपाधि धारण कर रहे हैं, वहाँ ये शुंग मत वृत्त की उपाधि धारण कर रहा है, करों को हटाने वाले शासक की उपाधि धारण कर रहा है, तो निश्चित रूप से अब चोल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर हो रहा है। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण हमारे इस पुस्तक में खैर इतना डिटेल से नहीं है, कुलोत्तुंग प्रथम से चोल चालुक्य वंश की स्थापना होती है। वे चालुक्यों के साथ चोलों का संघर्ष लगातार चला। इसका जो कुलोत्तुंग प्रथम है ये दोनों वंशों से रिलेटेड है, चोलों से भी और चालुक्यों से भी। तो इसके आगे फिर हम चोल चालुक्य वंश पढ़ते हैं भी। खैर इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। और देखो अब आप 1279 में पांड्य शासकों ने चोल राज्य पर अधिकार कर लिया और चोलों की सत्ता समाप्त हो गई। जिन पांड्यों को स्टार्टिंग से लगातार हराते रहे हैं चोल 300 साल तक, अंतिम रूप से पांड्यों ने फिर अपनी शक्ति में वृद्धि की है और चोलों की सत्ता को उखाड़ फेंका भी। तो ये था चोलों का राजनीतिक इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में हम चोल प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।